नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से बड़ा झूठ बोला है। अपनी काली करतूतों का बड़ा ठीकरा भारत के सर फोड़ने की कोशिश की। पहले तो उसने अफगानिस्तान पर जमकर हवाई हमले किए और अब देखिए, अब जब तालिबान ने धो डाला तो पाकिस्तान भारत भारत चिल्लाने लगा है। जी हाँ, पिटने के बाद में अब पाकिस्तान का रोना तो आम बात है, लेकिन भारत पर झूठा इल्जाम लगाना भी उसकी आदत में शुमार हो चुका है। एक तो बार बार पाकिस्तान पर आस होता है और जब उनके नेताओं की किरकिरी होती है तो वहां की आवाम उनसे सवाल पूछती है, और जब सवाल पूछती है, जग हंसाई होती है, तो अपना चेहरा छिपाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान भारत की आड़ लेने लग जाते हैं। वहां के नेता तालिबान से जारी पाकिस्तान की लड़ाई में भी अब भारत को ही बीच में लेकर आ रहे हैं और ऐसा ही होता हुआ नजर आता है। यहाँ के पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो अब आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि भारत का प्रॉक्सी वॉर एक तरह से तालिबान लड़ रहा है। अफगान पाकिस्तान सीज फायर ज्यादा देर नहीं टिकेगा, ये भी बात उनकी तरफ से कही गई। तालिबान सरकार पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तालिबान के फैसले के पीछे भारत का प्रभाव है। अफगान की जमीन से पाकिस्तान पर हमले तेज हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ, तालिबान ने हमारी सुरक्षा चौकियों पर हमले किए, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। तालिबान नई दिल्ली के इशारे पर चल रहा है, ये बात भी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। और देखिए, मुझे लगता है कि हंसने वाली बात ये इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। जब भी चौतरफा कुछ भी पाकिस्तान में क्राइसिस शुरू हो, पाकिस्तान उसका सीधे सीधे ठीकरा फोड़ देता है हिंदुस्तान पर। वहां पर कोई भी हलचल हो, वहां पर पानी की किल्लत हो, तो भी यही महोदय पाकिस्तान जो है वो भारत पर ही एक तरह से निशाना साधने लग जाता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे को एक तरह से जंग से कनेक्ट कर दिया। हालांकि भारत ने ख्वाजा आसिफ के इस बेतुके बयान को सिरे से खारिज जरूर कर दिया है। आपको ख्वाजा आसिफ के प्रॉक्सी वॉर पर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर ये प्रॉक्सी वॉर होता क्या है, जिस तरह से वो भारत पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल प्रॉक्सी वॉर एक तरह से देखा जाए तो ये ऐसा युद्ध जो किसी देश द्वारा खुद ना लड़ा जाए, दूसरे समूह या फिर देश से लड़वाया जाए। लड़ाई किसी और की, फायदा किसी तीसरे को, एक तरह से ये प्रॉक्सी होता है। अब आप ये जरूर समझ सकते हैं कि कितना झूठ पाक के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं। डुरूंड लाइन, जो एक तरह से उनकी सीधी जंग पिछले कई सालों से नजर आती है, डुरूंड लाइन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक तरह से कनेक्ट करती है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर जब पिटे तो अपनी आवाम के सामने गिड़गिड़ाते हुए भाई भारत का नाम ले दिया। वो कह रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है तो भारत की वजह से। सुनिए जरा। आई हैव माई डाउट्स कि ये होल्ड करेगा, क्योंकि तालिबान जो है ना वो मैंने जिस तरह आपको कहा है ना कि वो इस वक्त उनके जो फैसले जो है ना वो सारे दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। और मुत्तकी साहब एक हफ्ता वहां पे बैठे रहे हैं, अब वापस आ गए हैं, क्या प्लान लेके आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त काबुल जो है वो दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब उसका उनका इन्फ्लुएंस जो है, जो हमारे कॉमन दोस्त हैं, उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है या नहीं कर सकता, उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है नहीं हो सकता। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन इट, यू नो, इट्स अ बिट प्रीमैच्योर कि मैं उस पर कमेंट करूं। तो ये ख्वाजा आसिफ हैं और वो बार बार यही बात को दोहराते हैं, इसीलिए दरअसल सवाल खड़े होते हैं, बड़े सवाल। अफगान से निपटने के बाद में पाक को भारत की याद आखिर क्यों आई? ऑपरेशन सिंदूर को क्या पाकिस्तान बुला नहीं पाया है? तालिबान से पिटने के बाद में भावनात्मक झूठ पाकिस्तान की सरकार बोल रही है, ये बड़े सवाल हैं जो लगातार खड़े होते हैं। और तालिबान ने जिस तरह से पाकिस्तान को धोया है, उसके बाद में पाकिस्तान की बिलबिलाहट ये नजर आती है। इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ा है, आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान जो जुड़ रखे हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़ रखे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरे साथ में रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल संजीव मलिक जी जो हैं, वो भी इस दौरान मेरे साथ में जुड़ रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मेरे साथ में पाकिस्तान से जर्नलिस्ट गजाला नूरीन जी भी जल्दी जुड़ने वाले हैं, और अकुनज़ादा चत्तन जी जो हैं वो भी पीपीपी के लीडर मेरे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत जो है वो करती हूँ, अपने दर्शकों को बताती चलती हूँ, आप जुड़े रहिए
बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान के सभी अलग अलग बहुत दावे हैं जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। विनोद दत्ता जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करते हुए मुझे ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान को एक तरह से आदत हो गई है, ये एंटी इंडिया सिंड्रोम आखिर किस रूप में पाकिस्तान के लिए नजर आता है? कुछ भी हो पाकिस्तान में वो सीधे सीधे उसको इंडिया की याद आ जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान इस तरह से खौफजदा है कि उसे हर शेडो में एक भूत दिखाई देता है। बिल्कुल। और चाहे कोई, उन्हें पाकिस्तान को इस बात का इल्म नहीं है कि भारत अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं, अगर आप तारीख में जाएं तो अब से नहीं, वो कई सदियों से मतलब हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये तो अंग्रेज थे जिन्होंने भारत को करीब 7 बार तकसीम किया। और अगर आप देखें कि मतलब चाहे आप खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी के समय से बात करें, क्या देखिए बचपन में हर भारत के तालिब इल्म को ये पढ़ाया जाता था कि काबुली वाला की जो स्टोरीज थी वो बताई जाती थी, और उसके माध्यम से ये बताया जाता था कि किस तरह अफगानिस्तान या अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो किस तरह से अपने जो वादे के पक्के होते हैं, अपने कॉल के पक्के होते हैं, और कैसे वो अपने देश को, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने उस समय भी मजम्मत की थी कि भारत का जो विभाजन है वो नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और भारत ने करीब 3 बिलियन का वहां सरमाया लगाया हुआ है। आप ये देखिए, चाहे वो सलमान डैम हो, चाहे वो जरान दिलराम वो हो रोड हो, या चिमटाला का प्रोजेक्ट हो, मतलब वहाँ हॉस्पिटल्स बनाए हैं, संसद बनाई है, और भी कई इमदाद दी गई है जब तालिबान की सरकार आई थी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। तो ये उनका कहना, देखिए अफगानिस्तान की जो बात है कि साहब डूरन लाइन को बिल्कुल ठीक से अफगानिस्तान और पाकिस्तान या भारत के साथ हुआ था, उसको तकसीम नहीं किया गया, वो उनका कहना ठीक है। देखिए रेडक्लिफ लाइन भी जब सिरिल रेडक्लिफ ने बनाई थी तो वो वकील थे पेशे से, उनको भारत के बारे में कोई इल्म नहीं था। तो वहां वो एक आदमी को पकड़ लाते थे और उससे कह देते कि साहब इन दो देशों का आप इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसमें इनको तकसीम कर दीजिए। वही गलती वो की है। अब आप देखिए डूरन लाइन में कई गांव ऐसे हैं जो आधे अफगानिस्तान में आते हैं, आधे पाकिस्तान में आते हैं। आप बलूचिस्तान का एरिया देखिए, वहां करीब 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पश्तून लोग रहते हैं। तो उनको चाहिए था कि साहब उसकी जो डिमार्केशन है वो मतलब एक मतलब विवेकपूर्ण तरीके से होनी चाहिए थी। तो अफगानिस्तान का ये कहना कि साहब डूरन लाइन को वो नहीं मानते हैं और इट शुड शिफ्ट ईस्टवर्ड्स, तो ये उनका बिल्कुल जायज मतलब डिमांड है। क्योंकि देखिए एक मतलब देश में या मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आधा आवाम आपके हिस्से में है, आधा उधर है। भारत बांग्लादेश के साथ ऐसे हुआ था, जो एनक्लेव या कॉन्क्लेव से 2015 में उन सबको आयरन आउट किया गया। तो जो गांव हमारे हिस्से में थे वो हमने ले लिए, जो बांग्लादेश की तरफ आते थे वो उनको दे दिए गए। खाली एक एनक्लेव रह गई है जिसमें अभी थोड़ा सा डिस्प्यूट है। जी जी बिल्कुल सर, और ये जो डिस्प्यूट है बहुत पुराना है, ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है। मेरे साथ में अब जो खास मेहमानों में आप देख रहे हैं, अब मेरे साथ में गजाला नौरीन भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है गजाला इस चर्चा में। लेकिन जिस तरह की ये पूरा विवाद है बहुत पुराना विवाद है, अभी का नहीं है। डूरन लाइन की अगर बात की जाए तो तभी से ही ये लगातार हम विवाद जो है वो देखते रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान उसे कभी मानता भी नहीं है, उसे लाइन ऑफ कंट्रोल एक तरह से जिसे हम इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान ने उसे कहा है, वो उसे कभी भी नहीं मानता। अखुनजादा चट्टान जी, मैं आप ही का रुख करते हैं, मुझे जरा बताइए कि कुछ भी हो पाकिस्तान में लेकिन ठीकरा जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान पर, ऐसा क्यों? अफगानिस्तान से लड़ाई तो आपकी पुरानी रही है ना, ये कोई पहली लड़ाई थोड़ी ना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला तो नैना मेरी तरफ से आपको, आपके बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी सर, गुड इवनिंग। दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्ट्री में मैं नहीं जाता हूँ, मैं हाल का आपको बताता हूँ। मेरा ताल्लुक जो है बाजोड़ एजेंसी से है। मेरा घर अफगान बॉर्डर से तकरीबन कोई 12 किलोमीटर के फासले पे है। अगर मैं रूम में नहीं होता तो मैं कैमरे से आपको दिखा सकता था कि ये सामने अफगान बॉर्डर है। अच्छा। मैं कौम से तरकलानी हूँ, तरकलानी में सलारजई हूँ। हमारे तरकलानी कौम के 3 कबीले बॉर्डर के इस तरफ भी है, बॉर्डर के उस तरफ भी है। सलारजई कबीला, मामून कबीला और चारमन कबीला।
ये तमहीद मैंने इसलिए बांध लिया कि आपको और आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पता चले कि हमारे लोग क्या सोचते हैं, ये हाल जो लड़ाई हो रही है और अफगानिस्तान के अवाम इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जी। वही लोग जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में बंदूक के बजाय अवाम की मर्जी का हुकूमत हो, जो लोग पाकिस्तान में हैं और जो लोग अफगानिस्तान में हैं, वो इस लड़ाई को लड़ाई नहीं समझते हैं, ये उसको टूपी ड्रामा समझते हैं। वजह क्या है? तालिबान हुकूमत को या अमारात इस्लामी को अफगानिस्तान में दो मेजर मसले हैं, दो मेजर मसले। एक मेजर मसला ये है कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और अफगानिस्तान अमारात इस्लामी के कोशिशों के बावजूद अभी तक लोगों को ये यकीन नहीं हो रहे हैं कि ये लोग कोई अलग-अलग लोग हैं। लोग समझते हैं कि अमारात इस्लामी ये पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं और इस वजह से उनको मकबूलियत और महबूबियत जो है अफगानिस्तान में नहीं मिल रही है। जी। दूसरा, अफगान तालिबान का या अमारात इस्लामी का जो सबसे बड़ा मसला है वो दहशतगर्द टेररिस्ट जो नेटो अमेरिका वार के टाइम पे अफगानिस्तान आए थे, जिसमें चाइना की भी है, उज़्बेकिस्तान की भी है, पाकिस्तान की भी है, ईरान की भी है, बहुत सारे ममालिकों का। इन लोगों पे कैसे काबू पाया जाए? दूसरा मसला अमारात इस्लामी का ये है जो इन लोगों के हाथों बेबस है। हम समझते हैं कि इस लड़ाई में पाकिस्तान और अमारात इस्लामी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। अमारात इस्लामी को फायदा ये हुआ कि वही लोग जो अपने आप को कौम परस्त समझते थे, जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते थे, वो तालिबान के लिए इनके दिलों में महबूबियत जो है वो उभर रहा है, क्योंकि पुख्तनों को लड़ाई और ये चीजें वैसी भी अगर आपने गैर मकबूल हो जाए तो लड़ाई करो, ये तो एक फार्मूला है। तो मकबूलियत और महबूबियत इस लड़ाई से अमारात इस्लामी का अफगानिस्तान में बढ़ रहा है। दूसरा फायदा पाकिस्तान और अमारात इस्लामी को क्या हुआ, वो ये हुआ कि जो वहां पे टेररिस्ट है, जिनके ठिकाने हैं, जिनके मराकज है, जिनके हाथों अमारात इस्लामी बेबस है, इसमें पाकिस्तान को मौका फराहम किया कि आप लोग जाके और एक जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं उसको आप लोग खत्म करें। और पाकिस्तान ने वही किया कि जाके वहां पे टेररिज्म के जो सेंटर है, ठिकाने हैं, जो भी है, वो एक एक करके मार भी दिया और मार भी रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली आई तो पाकिस्तान का सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा, जो हमारा मुतालबा है, जो हम अपनी रियासत को बार बार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के बारे में आपका जो पॉलिसी है इस पे नजर रसानी करे, ये गलत है। तो हम उसको क्या मशवरा दे रहे हैं कि आप लोग क्या करें, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान पे बैनुल-अक़वामी सतह पे प्रेशर डालना शुरू करे कि भाई अफगानिस्तान का सरजमीन जो है ये दहशतगर्दों का गढ़ बन चुका है, यही बात बहुत महत्वपूर्ण करी है। जी थोड़ा जल्दी से एक सेकंड बस, सिर्फ मैं सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। दूसरा ये कि जब अफगानिस्तान के जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो अफगानिस्तान में अवाम की मर्जी का हुकूमत चाहते हैं, जब इसको स्ट्रेंथन करना शुरू कर दे और उसको सपोर्ट देना शुरू कर दे कि वो जाके अपने मुल्क में अवाम की मर्जी की हुकूमत कायम करे, फिर हमें यकीन आएगा कि ये जो लड़ाई हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये टूपी ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन इसमें हकीकत कोई नहीं है। आज भी जो इनके वज़रा है, इनके घर इस्लामाबाद में है, इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनके कारोबारी यहाँ पे हैं, इनको हम टूपी ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। और आप लोगों भी एक बार सीख लेंगे, जिस तरह के CIA ने बहुत देर बाद सीख लिया कि भाई ये पाकिस्तान या एस्टेब्लिशमेंट तो हमारी तरफ नहीं था, ये तो अमारात इस्लामी की तरफ, और हमें जो शिकस्त हुई उसमें तो और अखुन ज़्यादा जी मैं इसी बात की तरफ ही में आ रही थी, इसी बात की तरफ में आ रही थी। सुनिए ना, आपने वही बात कही कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो पूरा दबाव है, तनाव है, आपने उसको बखूबी एक एक करके बड़े अच्छे से समझाया। हालांकि मैं सवाल अगला गजाला नूरीन से ही करना चाह रही थी, लेकिन वो शायद अभी स्क्रीन से अभी चली गई है, वो दोबारा जरूर कनेक्ट होंगी। लेकिन यही एक बात बहुत संजीव मलिक जी महत्वपूर्ण हो जाती है। अखुन ज़्यादा जी ने भी वही बात कही
थी कि दहशतगर्द जो शब्द का इस्तेमाल तालिबान के लिए किया अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास, वो बता रहे हैं कि भाई कई कबीले जो हैं वो दोनों ही तरफ से रहते हैं और दहशतगर्दी को आखिर पनाह और बढ़ावा किसने दिया? पनाह पाकिस्तान ने दिया, पैसा पाकिस्तान ने दिया, प्लेटफॉर्म पाकिस्तान ने दिया, और जब वही अब उनके सर पर चढ़कर बैठ रहे हैं तो ठीकरा भारत पे फोड़ देते हैं। थैंक यू नैना। जो हमारे जो पाकिस्तान के मेहमान हैं जो बोल रहे थे, मैं उनको थोड़ा ध्यान से सुन रहा था जी। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि देखिए, खुद दहशतगर्द, एपी सेंटर ऑफ द टेररिज्म, और ये इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड ने इनको तमगा दिया हुआ है। वो लोग ये बात कर रहे हैं जिन्होंने इंडिया के साथ, भारत के साथ डे वन से ब्लीड थ्रू 1000 कट्स की पॉलिसी अपनाई, जिन्होंने यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी, और जितने किराए के अपने तो अपने, ये कहते हैं प्रॉक्सी, आज मैं सुन रहा था बहुत जगह प्रॉक्सी का जिक्र हो रहा है। जी। ये खुद तो प्रॉक्सी हैं। ये पाकिस्तान एक प्लेग्राउंड है, ये नेशन नहीं है नैना। ये एक, दिस इज ए पीस ऑफ लैंड। यहाँ पर इतने ज्यादा विरोधाभास हैं, इतने ज्यादा इंटरेस्ट लोगों के कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, मैं आपसे पहले भी शेयर किया था कि पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर गृह युद्ध। शायद इनको मुझे नहीं पता उर्दू में क्या बोलते हैं गृह युद्ध को। कारण है उसके, देखिए उसके बड़े सब्सटेंशंस है जी। सबसे पहले ये देखिए, टीटीपी को खड़ा किसने किया? बिल्कुल। जिसने खड़ा किया, भारत को ये इतना दर्द देने के लिए किया, वो आज हमें कह रहे हैं कि जी हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप कितना भी कहें कि हाँ आप आतंकवाद से पीड़ित हैं, आपने दुनिया में वो जख्म दिए हैं लोगों को कि वो नहीं भूल पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, इनके जिया उल हक साहब को देखिए ना, ये जिसकी फिलिस्तीन की रात दिन कस्में खाते हैं और उनको लेकर रात दिन ये सुबह शाम रात का खाना खाते हैं, कितने लोग मरवाए। जॉर्डन का याद करिए ना, बहुत दिनों की बात नहीं है, 70 से चलता है जी नैना। और मैं आता हूं इनकी बात जी। मुनीर जो है, जो इनके है फील्ड मार्शल मुनीर जी, ये बाकी तो सब बहाना है, असली काम है नमक का कर्ज चुकाना है। नमक खा के आए हैं ना कहीं पे, उस नमक का कर्ज ये चुका रही है। ग्राउंड बन रहा है, बड़ा गेम ये देख नहीं पाते, और जो देखते हैं पाकिस्तानी वो बोल नहीं पाते। कारण ये है कि इनको अगले दिन उठा लिया जाएगा। देखिए बड़ा गेम सुनिए नैना, हमारे यहाँ पे जो पत्रकार लोग हैं वो इतनी डेप्थ तक जाते हैं कि वो दुनिया की पूरी खबरें निकाल लेते हैं। इसके आगे मैं एक सेंटेंस कहता हूं जहां पे शायद उनको समझ आ जाए। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब हमने 105 आंखें अंतरिक्ष में एक साथ छोड़ी थी, 105 सैटेलाइट हमने एक साथ छोड़े थे। हमको दुनिया की हर नॉलेज का बैठे बैठे हमें ज्ञान हो रहा है, और इंडिया पावरफुल बहुत डायमेंशन में हो रहा है। ये भी एक डायमेंशन है कि हमको दुनिया की खबरें 15 मिनट के अंदर मिल रही है। ये जो कह रहे हैं, कौन इनकी चौकी की खबरें कौन देखेगा हमको? नहीं, वो हमारे पास भी हैं। इनकी जो वहां पे जो इनके जो पाकिस्तानी सैनिकों की जो बेइज्जती हो रही है, इतनी बेइज्जती में कोई गैरत मुल्क इंसान होगा डूब के मर जाएगा। और उनको जाके वहां पे मुझे लगता है, देखिए पहली बात तो ये कि वहां पर हमने देखा कि उनके जो यूनिफॉर्म है, उनकी जो पतलूने हैं वहां, और उसकी जो तोप है वो वहां पर लोग बाकायदा तालिबान में अफगानिस्तान में लेकर घूम रहे हैं। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है संजीव जी, और किसी भी देश के लिए, मतलब ठीक है ये शर्म की बात हो जाती है, और हम लोग जब बैठे हैं तो हमें भी दुख होता है किसी भी देश की सेना के साथ में। अपने ही घर में पीओके और बलूचिस्तान में भी हमने देखा था, उनकी वर्दियों को एक तरह से उन्होंने नीलामी के लिए रख दिया था। नैना, एक सैनिक के लिए सबसे डूब मरने वाली बात है अगर उसकी वर्दी उतर जाए। बिल्कुल। आज इनकी वर्दी, इनके पैरों में जूता नहीं है। देखिए मैं इनको डेरिवेटिव कोई ऐसा नहीं बोलना चाहता, बट फैक्ट्स आप कब तक मुंह छिपाओगे। इनके सैनिक जो लड़ रहे हैं, इनके पैर में जूते तक निकाल लिए गए हैं। उनकी हालत देखिए। मैं मेरी उन सैनिकों के साथ हमदर्दी, वो अपने कंट्री के लिए लड़ रहे, लेकिन गेम किसका खेल रहे हैं। ये जो मुनीर है ना, मैं बताता हूं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन के आया है। ये पाकिस्तान को चारों तरफ से मरवाएगा और वहां के लोगों को उस हालत में छोड़ देगा कि वहां के लोगों को निकलने में दशकों लग जाएंगे उस स्थिति से। और रही बात ये कि आप जो मैं एक सेंटेंस पहले बोला था ना, ये देखिए बागराम का बेस बन रहा है। ये ईरान के लिए पहले होमवर्क हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, बहुत ज्यादा दिन नहीं है जब पाकिस्तान को देखेंगे। पाकिस्तान की सेना एक मर्सनरी की तरह किराए पर चारों तरफ वर्ल्ड में फैल गई। इन्होंने जो समझौता किया ना, ये समझौता नया नहीं है। इनका समझौता पहले से भी है रियाद के साथ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कीजिए, क्योंकि भारत जो करता है अपने दम पे करता है। हम किसी के भी उकसावे पे, किसी के सपोर्ट पे अपनी पींगे नहीं मारते, ना ही हम ज्यादा बोलना चाहते। लेकिन जब वक्त आएगा उसको अपने कर्मों में बदल के प्रूव करके दिखाएंगे कि हम भारत क्या कंट्री है।
रही बात है पाकिस्तान की, लास्ट सेंटेंस, जस्ट फिनिशिंग इट, जी जी, पाकिस्तान को आज ये समझ नहीं आ रही है, ये लोग अपना छोटा छोटा गेम खेल कर खुश हो रहे हैं। अफगानिस्तान के लोग वो लोग हैं कि जो बहुत ही बैटल हार्डन्ड लोग हैं, आज तक उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं हारा है। उन लड़ाकों से ये भिड़ रहे हैं। उन्होंने थोड़ी कहा था, इन लोगों ने जाके इन पर एयर स्ट्राइक शुरू की। लेकिन जहां तक ये जो कह रहे हैं ना जी हमको दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, मैं कहता हूं पाकिस्तान इज बाइंग टाइम, नथिंग एल्स। और अफगानिस्तान को इन पे लेकिन टाइम बाइंग का क्या, टाइम बाइंग क्यों आपको लग रहा है कि ये जो 48 घंटे का ये जो युद्ध विराम है उसमें कुछ बदल जाएगा क्या? जी जी जी, कंसोलिडेशन और इसके साथ सप्लाई लाइंस का मजबूती, इसके अलावा आपकी जो आर्म्स एम्युनिशन है उसका फॉरवर्ड स्टेजिंग, ये सब चीजें कंसोलिडेशन के लिए। दूसरा, और लेट मी टेल यू, ये लोग एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए, मुझे नहीं पता कौन सी मूवी है, बट मूवी से कोरिलेशन कर रहा हूं मैं ग्राउंड का। जी, याद रखिएगा, पाकिस्तान पे विश्वास कभी नहीं करना, ये वापस छुरा भोंकने आएगा। आप चाहे जितने समझौते कर लो और चाहे इनको पैसे फेंकिए, इसको पैसे से मुंह है, ये अपने पैसों पे जाएंगे और पैसों के कारण इनसे कुछ भी करवा लीजिए। इनकी आर्मी तैयार है करने के लिए। और देखिए, और ये बात हमने ही कहा, बल्कि खुद ही मुझे लगता है अखुंजादा जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के कई एक्टिविस्ट खुद ये बात कहते रहे। लेकिन विनोद दत्ता जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बार बार अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा हो चुका है कि कुछ भी घटना हो भारत को कोसो, कुछ भी घटना हो भारत पर डाल दो, कुछ भी घटना हो, घर में पानी खत्म हो गया भारत की गलती, आपके देश में महंगाई शुरू हो गई भारत की गलती है ना, यहाँ पर आतंकी गतिविधियां बढ़ गई भारत की गलती, अफगानिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया भारत की गलती, हम यूएन में एक्सपोज हो गए भारत की गलती। अब तो ऐसा लगता है कि ये जो एंटी इंडिया सिंड्रोम है, वहां पे वो सुबह शाम दिन रात बस यही इसी बात का ही माला जपते रहते हैं। जबकि एक फैक्ट है सर, देखिए, फसल टीटीपी, अलकायदा, हक्कानी जैसे जो समूहों की रही, ग्रुप्स की रही, वो पाकिस्तान ने ही एक तरह से उनकी शुरुआत ही फसल उसी की। अब आज वही पाकिस्तान में सक्रिय है और उसी का एक तरह से खामियाजा पाकिस्तान भुगतता है, और अपनी नीतियों की ही वजह से तो बॉर्डर पर उसने अपने दुश्मन पाल बैठे हैं। बिल्कुल, आप देखिए, कर्नल मलिक साहब ने बिल्कुल ठीक और वजह फरमाया कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान ने जिस चीज की बुनियाद रखी, आज वही उसकी मतलब बर्बादी का कारण बन रहा है। अतीम मुनीर साहब, देखिए जिस तरह की खाना जंगी पाकिस्तान में चल रही है, जिस तरह से वहाँ लोगों को बुनियादी चीजें मुहैया नहीं है, तो मैं तो एक ही शेर उनको बताना चाहूंगा कि बदलना तो चाहता हूं मैं निज़ाम हुकूम, बदलना तो चाहता हूं मैं निज़ाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं। तो असीम मुनीर साहब का यही मतलब पोजीशन हो चुकी है। बलूचिस्तान उनसे संभल नहीं रहा, खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की मतलब यहाँ की सरकारें और सेना मजबूरी हो गई है क्या, गले की फांस, ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए आज इस पाकिस्तानी सेना जिसका परचम किसी जमाने में पाकिस्तान में इतना लहराया करता था कि पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट पिलर हुआ करता था, लेकिन जब से मोहम्मद जियाउल हक ने रेडिकलाइजेशन लाया पाकिस्तान आर्मी में, वहीं से इसका जो कहते हैं कि उसके दिन खराब होने शुरू हो गए। आज पाकिस्तानी सेना की जिस तरह से शाइन और शीन, जिस तरह से उसको जमीन में मिट्टी में मिलाया गया है, कभी भी देखिए एक सोल्जर ऑलवेज रेस्पेक्ट सोल्जर। भारत पाकिस्तान के बीच में कई युद्ध हुए हैं, जहां भी हमने कोई इस तरह के रणबांकुरे देखे, मैं खुद कारगिल में रहा हूं, और आप देखिए कैप्टन करनाल शेर जो इतनी बहादुरी से लड़े, भारतीय कमांडरों ने उनकी साइटेशन लिखी और पाकिस्तानी हुकूमत दरखास्त की, ये शेर की तरह लड़ा और इसको पाकिस्तान का सबसे जो उच्चतम अवार्ड है वो मिलना चाहिए। तो एक सोल्जर हमेशा एक सोल्जर की रेस्पेक्ट करता है, लेकिन जिस तरह से वहां पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा जा रहा है, आप देखिए अफगानिस्तान की जो आर्मी है वो कोई मतलब प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना कि कबीलों पे बेस्ड है, या मतलब सर कोई सिस्टमैटिक नहीं, वो मरो और मारने पर भरोसा करते हैं, वो कोई यूनिफॉर्मिटी उनमें नजर नहीं आती, वो डिसिप्लिन्ड सिस्टमैटिक आर्मी नहीं है। देखिए उनके अंदर जज्बा और जुनून है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास ताकत होगी, लेकिन जो कुव्वत है वो अफगान आर्मी के पास है। उनके अंदर जुनून है,